जयपुर का मैदान था। तारीख थी 5 मई 2013। करोड़ों लोगों की आंखें टीवी सेट पर लगी हुई थी क्योंकि आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर था और राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई करना चाहती थी। टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ कर रहे थे। राजस्थान की टीम हमेशा से ही नए लोगों को मौका देने के लिए जानी जाती रही। हर बार इस टीम ने नए सुपरस्टार्स बनाए हैं और इस सीजन में उनके सुपरस्टार थे अजीत चंडीला। चंडीला सुपरस्टार कैसे बने, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले वो सुन लीजिए, फिर इस मैच पे वापस आएंगे। फरीदाबाद के रहने वाले चंडीला को इस आईपीएल से पहले कोई नहीं जानता था। दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों में वो क्रिकेट खेलते थे। एक मामूली परिवार से आते थे और कमाई भी कोई ज्यादा नहीं थी। एक मैच का 1500 से 2000 रुपए वो कमा लेते थे अगर दिन बहुत अच्छा गया तो। ऐसे में साल 2011 में जब दिल्ली की टीम ने उनको 10 लाख रुपए में खरीदा तो उनके लिए तो लॉटरी लगने वाली बात थी। लेकिन एक खिलाड़ी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना थोड़ी ना होता है। उसका मकसद होता है कि अच्छा प्रदर्शन करे जिससे उसकी टीम जीते और उसका नाम भी हो जाए। ऐसे में अजीत चंडीला का ब्रेक थ्रू सीजन आया साल 2012 में। राजस्थान रॉयल्स पुणे के खिलाफ एक मैच खेल रही थी। यह मैच अजीत का दूसरा ही आईपीएल मैच था राजस्थान के लिए। 170 का टारगेट डिफेंड कर रही राजस्थान के कप्तान राहुल द्रविड़ ने चंडीला से कहा कि आप पहला ओवर डालिए। 5वीं गेंद पर पुणे के ओपनर जेसी राइडर ने उनको छक्का मारने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी। बॉल ऊंची तो बहुत गई लेकिन दूर नहीं जा पाई और जेसी राइडर आउट हो गए। अगली गेंद खेलने के लिए पुणे के कैप्टन सौरव गांगुली सामने और उन्होंने भी स्टेप आउट होने की कोशिश करी, लेकिन इतने महान बल्लेबाज के सामने भी चंडीला होशियारी कर गए और सौरव गांगुली भी स्टंप आउट होकर चले गए। अगले ओवर यानी तीसरे ओवर की पहली बॉल चंडीला की हैट्रिक गेंद थी। क्रीज पर थे रॉबिन उथप्पा जो कि चंडीला की गेंद पर गच्चा खा गए और स्टंप आउट हो गए। चंडीला की हैट्रिक पूरी हो चुकी थी। आईपीएल इतिहास में यह 7वीं हैट्रिक थी, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल शायद इसलिए थी क्योंकि तीनों बल्लेबाज जो आउट हुए थे वो सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। इस मैच ने चंडीला को कैप्टन राहुल द्रविड़ का फेवरेट बना दिया और स्पिनर होने के बावजूद चंडीला द्रविड़ की राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला ओवर डालने लगे। ऐसा ही पहला ओवर उन्होंने पुणे के खिलाफ इस मैच में भी डाला। वही मैच जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे इस वीडियो में। यह वही पुणे की टीम थी जिसके खिलाफ पिछले साल चंडीला हैट्रिक लेकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा चुके थे। लेकिन आज वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी वजह से उनका नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में आने वाला था, लिखा जाने वाला था, लेकिन अब की बार काले अक्षरों। पहला ओवर चंडीला ने फेंका जिसमें 9 रन दिए, लेकिन चंडीला का पूरा फोकस उनके दूसरे ओवर की तरफ था। इस ओवर में उन्होंने 14 रन दिए जो कि पहले से तय किया जा चुका था। चंडीला ने यह काम करने के लिए 20 लाख रुपए लिए थे बुकीज से। डील ये थी कि मैच का दूसरा ओवर जो चंडीला फेंकेंगे उसमें 14 रन बनेंगे, न एक कम न एक रन ज्यादा। चंडीला ने शुरू में ही 2 लूज बॉल डाली जिस पर 2 बाउंड्री लग गई। 5 बॉल तक आते आते चंडीला 10 रन दे चुके थे। उनका आखिरी बॉल इतनी उन्हें हल्की डालनी थी लास्ट बॉल की चौका चला जाए, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं डालनी थी कि छक्का लग जाए। चंडीला ने बैटिंग कर रहे एरॉन फिंच को फुल लेग स्टंप की तरफ गेंद डाली। लेग साइड की फील्ड पूरी ऊपर लगी हुई थी। फिंच ने आराम से बॉल बाउंड्री के पार पहुंचा दी। ओवर में 14 रन आ चुके थे। बड़ा ओवर देने के बावजूद चंडीला कोई खास दुखी नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने तो बुकी के साथ जो डील करी थी वो एग्जैक्टली पूरी हो चुकी थी। उनको खुशी थी कि जो 20 लाख रुपए उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के लिए लिए थे वो उन्होंने डिलीवर कर दिए थे। लेकिन जब चंडीला होटल वापस आए तो उनको गुस्सा आए बुकी का फोन आया। बुकी ने अपने दिए हुए 20 लाख रुपए वापस मांगे। चंडीला को समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने डील पूरी कर दी और एक ओवर में एग्जैक्टली 14 ही रन दिए तो फिर बुकी उनसे 20 लाख रुपए वापस क्यों मांग रहा था। बुकी ने बताया कि डील तो पूरी हुई लेकिन स्पॉट फिक्सिंग करने से पहले आपको इशारा करना पड़ता है जिससे यह समझ में आ जाए कि अब आप स्पॉट फिक्सिंग करने वाले हैं। डील के हिसाब से बुकी ने यह कहा था कि दूसरे ओवर में जब आप स्पॉट फिक्सिंग करने वाले हैं तो आपको एक सिग्नल देना होगा। चंडीला ने खुद यह कहा था कि वो अपनी जर्सी 2 बार उठाएंगे, लेकिन जब वो ये जर्सी उठाना भूल गए यानी सिग्नल देना भूल गए तो बुकीज ने सट्टा नहीं लगाया जिसकी वजह से 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दिल्ली पुलिस ने ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स अजीत चंडीला, अंकित चौहान और श्रीसंत को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक 9 मई को पंजाब वर्सेस राजस्थान मैच से पहले ही श्रीसंत ने भी बुकीज से बात की थी। बुकीज ने श्रीसंत को यह कहा था कि आपको सिग्नल बहुत टाइम पहले देना पड़ेगा जिससे हर मैच पर सट्टा लगाया जा सके। श्रीसंत ने उनको कहा फिक्र मत करो, अपना दूसरा ओवर डालने से पहले मैं एक टॉवेल अपने ट्राउजर में रखूंगा। बिल्कुल यही किया गया। श्रीसंत ने अपने दूसरे ओवर से पहले एक टॉवेल मंगवाई और फिर बॉल डालने से पहले स्ट्रेचिंग करी ताकि बुकीज को टाइम मिल जाए और वो अपना सट्टा लगा पाए। पुलिस ने यह भी बताया कि इस ओवर में श्रीसंत को 14 रन देने थे लेकिन उन्होंने 13 रन दिए। पुलिस ने कहा कि इतना मार्जिन बुकी लेकर चलते हैं।
श्रीसंत के इस ओवर के चलते सट्टा मार्केट में बुकीज ने करोड़ों रुपए कमाए और इनमें से 40 लाख रुपए श्रीसंत को दिए गए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की स्पॉट फिक्सिंग का मामला यही खत्म नहीं हुआ। 15 मई को मुंबई इंडियंस के मैच से पहले अजीत चंडीला ने एक और खिलाड़ी अंकित चौहान, जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, उनको बुकी से कांटेक्ट में ले आए। अंकित भी स्पॉट फिक्सिंग करने के लिए तैयार हो गए। उनका इशारा था कि वो अपने रिस्ट बैंड को हाथ लगाएंगे। दिल्ली पुलिस के पास इन सारे स्पॉट फिक्सिंग की रिकॉर्डिंग्स थी और इस बेसिस पर 16 मई को इन तीनों खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा कि उनके पास इन 3 प्लेयर्स को पकड़ने के लिए एफिशिएंट एविडेंस है, लेकिन उन्होंने साथ ही में यह भी कहा कि कोई भी खिलाड़ी, अंपायर या टीम ओनर शक के घेरे में नहीं है। श्रीसंत को कार्टर रोड, बांद्रा से अरेस्ट किया गया था। चंडीला उस होटल के बाहर अरेस्ट किए गए जहां पर एक बुकी भी रुका हुआ था और अंकित को मुंबई के एक होटल से अरेस्ट किया गया। इस खबर के बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने इन तीनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया और राजस्थान को यह आदेश दिया कि उनको ये आईपीएल अब इन तीनों के बिना खेलना पड़ेगा। 3 players have indulged in something, allegedly indulged in something. We do not believe that means the whole of IPL is gone. श्रीनिवासन ने यह कहा कि इनमें से एक खिलाड़ी इंटरनेशनल और 2 खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके, यानी इनमें से सभी को बीसीसीआई के एंटी करप्शन रूल्स की जानकारी होगी। इसके बावजूद उनका ऐसा करना शॉकिंग है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। इस खबर से सबसे ज्यादा अगर किसी शख्स का दिल टूटा था तो वो थे राहुल द्रविड़। द्रविड़ का पूरा क्रिकेट करियर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से भरा हुआ था, लेकिन जब उनकी नाक के नीचे 3 खिलाड़ी करप्शन कर रहे थे और स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे, ये बात उनसे सहन नहीं हुई और उन्होंने कहा कि इस हरकत से पूरी टीम, खासकर कि वो खुद, बहुत सख्ते में है। मजे की बात यह है कि इन 3 खिलाड़ियों के साथ 11 बुकी को भी अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक बुकी अमित कुमार था, जो पिछले साल तक राजस्थान की टीम के लिए खेलता था और उसको इसी साल रिलीज किया गया था। 17 मई तक आते आते यह खबर एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक नेशनल इशू बन चुकी थी। सन 2000 में अजहर फिक्सिंग केस के बाद यह केस ऐसा था जिसने इंडियन क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। हर्षा भोगले जैसे नामों ने यह मांग रखी कि जो खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है उनको बख्शा न जाए। राजस्थान रॉयल्स को स्पॉन्सर करने वाला ब्रांड केंट आरओ ने श्रीसंत से रिलेटेड सारे एडवर्टीजमेंट तत्काल प्रभाव से हटा दिए। 18 मई को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में जिस रूम में श्रीसंत रुके हुए थे वहां से श्रीसंत का सामान भी जब्त कर लिया। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने यह फैसला किया था कि मुंबई के खिलाफ श्रीसंत नहीं खेलेंगे और सिर्फ 13-14 प्लेयर्स का एक ग्रुप मुंबई ट्रैवल किया था, लेकिन श्रीसंत ने पर्सनल कैपेसिटी में मुंबई ट्रैवल किया और अपना एक अलग रूम बुक कराया था। पुलिस ने इसी रूम में से लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन और साथ में एक मलयालम में लिखी हुई डायरी भी जब्त की। इस बीच लखनऊ से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल भी फाइल करी कि जब तक स्पॉट फिक्सिंग की ठीक तरीके से जांच नहीं हो जाती तब तक आईपीएल में जो प्लेऑफ मैच है वो न खेले जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पीआईएल रिजेक्ट कर दी और कहा कि इसकी वजह से आईपीएल नहीं रुकेगा। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और एक अपवाद की वजह से आईपीएल को रोका नहीं जा सकता। इस बीच पुलिस अपना काम कर रही थी लगातार और जांच में अब राजस्थान के अलावा चेन्नई का भी नाम सामने आ चुका था। चेन्नई के टॉप ऑफिशियल्स और बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मयप्पन को बेटिंग से रिलेटेड पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया। गुरुनाथ को कई आर्टिकल्स में सीएसके का ओनर बताया गया था और यह बात चेन्नई सुपर किंग्स की वेबसाइट पर भी लिखी हुई थी। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने गुरुनाथ को बुलाया तो चेन्नई ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा था कि गुरुनाथ मयप्पन ना तो चेन्नई के ओनर हैं और ना ही टीम प्रिंसिपल हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की कथनी और करनी में बहुत फर्क दिख रहा था, क्योंकि गुरुनाथ कई बार चेन्नई के डगआउट में भी बैठे दिखाई दिए थे और ऑक्शन के टाइम पर प्लेयर खरीदते वक्त वही पैडल भी उठाते हुए देखे जा चुके थे। उस वक्त हुई छानबीन में यह भी पता चला कि गुरुनाथ मयप्पन के पास चेन्नई सुपर किंग्स का गोल्ड एक्रेडिटेशन था, जो कि सिर्फ टीम के ओनर्स को दिया जाता है। गुरुनाथ मयप्पन का नाम विंदु दारा सिंह ने लिया था, जो कि दारा सिंह के बेटे थे और उनको मुंबई पुलिस ने बेटिंग के आरोप में बुकीज के साथ अरेस्ट किया था। पूछताछ में विंदु दारा सिंह ने बताया कि गुरुनाथ मयप्पन भी बेटिंग करते हैं और उनको सट्टेबाजी में वो शामिल हैं। आपको बता दें कि विंदु दारा सिंह को भी कई बार चेन्नई का मैच देखते हुए पाया गया और ये मैच उन्होंने धोनी की वाइफ साक्षी धोनी वाले स्टैंड में उनके साथ बैठकर देखे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। मुंबई पुलिस ने गुरुनाथ मयप्पन से पूछताछ करने के बाद उनको हिरासत में ले लिया। यह आईपीएल की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, क्योंकि गिरफ्तार होने वाला बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन का रिश्तेदार था। बीसीसीआई में हड़कंप मच गया। शनिवार के दिन यह अरेस्ट हुआ और इसके एक दिन बाद यानी संडे के दिन आईपीएल का फाइनल खेला जाना था। इस आईपीएल फाइनल में चेन्नई की टीम को मुंबई इंडियंस का सामना करना था। गुरुनाथ के अरेस्ट के बाद इस फाइनल पर शक के बादल गहरा चुके थे और न्यूज रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि हो सकता है कि चेन्नई को इस फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि आईपीएल के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात क्लियरली लिखी थी कि अगर कोई टीम या फ्रेंचाइजी या उससे जुड़ी कंपनियां या उसका ओनर किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होता है जिससे बीसीसीआई या आईपीएल को नुकसान हो रहा है, तो उस टीम को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाएगा।
श्रीनिवासन पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके गुरुनाथ मयप्पन से पारिवारिक संबंध थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि श्रीनिवासन इंडिया सीमेंट के हेड थे और इंडिया सीमेंट का चेन्नई किंग्स में सबसे बड़ा स्टेक था। हालांकि श्रीनिवासन ने भरोसा दिलाया कि गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको ऑब्जेक्टिवली और फेयरली ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ साथ श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ लोग इसको श्रीनिवासन का ही इफेक्ट कहते हैं कि आईपीएल में कई सारे रूल्स तोड़ने के बावजूद चेन्नई ने संडे का फाइनल खेला। हालांकि धोनी की टीम ये फाइनल जीत नहीं पाई और पहली बार मुंबई ने 2013 में ट्रॉफी अपने नाम करी। लेकिन चेन्नई के लिए फाइनल हारना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, उनके लिए मुसीबत तो अभी आगे आने वाली थी। इस बीच राजस्थान के जो 3 प्लेयर्स अरेस्ट हुए थे, उनमें से 2 श्रीसंत और चौहान ने बेल की अर्जी दाखिल करी। 30 मई को अंकित चौहान को 6 जून तक के लिए बेल मिल गई, लेकिन गुरुनाथ मयप्पन की कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई। गुरुनाथ को जब पुलिस ने एडिशनल रिमांड पर लिया तो 2 जून को बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया, यह कहकर कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। 4 जून को मुंबई कोर्ट ने गुरुनाथ मयप्पन और विंदु दारा सिंह को भी बेल दे दी। चेन्नई के ओनर को भले ही बेल मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही थी। उन्होंने 12 घंटे की पूछताछ के बाद यानी राज कुंद्रा ने यह बात कबूल कर ली कि उन्होंने भी सट्टा खेला है यानी बैटिंग करी है। The Delhi police is questioning IPL team Rajasthan Royals owner Raj Kundra. At the moment, we're not sure whether he's being questioned as a suspect or a team owner. दिल्ली पुलिस राजस्थान रॉयल्स के जो 3 प्लेयर्स अरेस्ट हुए हैं उनके सिलसिले में पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन इस बीच उनको यह चौंकाने वाला कबूलनामा भी मिला जहां पर राजस्थान रॉयल्स का मालिक बैटिंग में इन्वॉल्व था। इधर डालमिया, जो कि श्रीनिवासन के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीसंत और अंकित चौहान को बीसीसीआई लाइफ टाइम के लिए बैन कर रही है। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट मुद्गिल कमेटी बनाती है, जिसका काम यह होता है कि वो राजस्थान और चेन्नई किंग्स में चल रही गड़बड़ी की जांच करे और एक रिपोर्ट सबमिट करे। फरवरी 2014 में मुद्गिल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि गुरुनाथ मयप्पन बैटिंग में भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की इनसाइड इंफॉर्मेशन भी लीक करी। कमेटी ने सेम फाइंडिंग्स राज कुंद्रा के केस में भी बताई, यानी उन्होंने भी बैटिंग करी थी। मुद्गिल कमेटी ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने जो सबूत जुटाए हैं उसके हिसाब से श्रीसंत, चौहान और चंडीला भी दोषी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक बंद एनवेलप भी जज को एक दिया गया और यह कहा गया कि इसमें कुछ और नाम हैं जो इस फ्रॉड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि इस लिफाफे को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और इसको सिर्फ जज ही पढ़ें। मुद्गिल कमेटी ने श्रीनिवासन का कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट भी बताया और कहा कि उनका इंडिया सीमेंट में पोजीशन होल्ड करना, जो कि चेन्नई की पेरेंट कंपनी है, और साथ साथ में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी बने रहना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मुद्गिल कमेटी अपनी जांच जारी रखे और यह पता करे कि बीसीसीआई में करप्शन और किस किस लेवल पर है। हालांकि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और कहा कि अगर आपको जांच करनी है तो आप कोई और कमीशन या कमेटी बना दे। मुद्गिल कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गिल कमेटी के बाद लोढ़ा कमेटी का गठन किया। एक तरफ मुद्गिल कमेटी का काम यह था कि वो ये पता करे कि आईपीएल में कहां सही और कहां गलत हो रहा है, जो कि उन्होंने किया। उसके बाद लोढ़ा कमेटी का काम था कि जिन्होंने गलत किया उसके लिए वो सजा निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 1-2 लोगों को सजा देकर बीसीसीआई में हो रहे करप्शन को ठीक नहीं किया जा सकता। इस वजह से लोढ़ा कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन को बदले ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज दोबारा देखने को न मिले। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदलने का प्रस्ताव रखा, जिससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके। कमेटी का ऑब्जेक्टिव यह था कि जो लोग स्टेट एसोसिएशन में या फिर पॉलिटिक्स में कोई पोजीशन होल्ड करते हैं वो लोग क्रिकेट न चलाएं। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की एंट्री भी बैन करने की बात कही और कहा कि एक आदमी एक टाइम पर 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन लोढ़ा कमेटी का सबसे एक्सप्लोसिव फैसला था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर देना। The big story that's coming in at the moment, Chennai Super Kings and Rajasthan Royals both suspended for a period of 2 years. कमेटी ने यह कहा कि क्योंकि राजस्थान और चेन्नई किंग्स के ओनर्स बैटिंग में पाए गए तो गेम की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए इन 2 टीमों को सस्पेंड करना जरूरी है। हालांकि कमेटी ने यह कहा कि इन 2 टीमों के खिलाड़ियों पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं। राजस्थान के जो 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए हैं उनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी ऑक्शन में जा सकते हैं या फिर जो नई टीम बनेगी उसका पार्ट बन सकते हैं। इसलिए धोनी अगले 2 साल के लिए पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलते दिखाई दिए, जबकि सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स गुजरात लायंस का हिस्सा बने। लोढ़ा कमेटी ने गुरुनाथ मयप्पन को भी क्रिकेट से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया, जबकि राज कुंद्रा को भी बीसीसीआई रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया। Decision taken by the Lodha committee. In addition, Gurunath Mayappan and Raj Kundra have been suspended from all cricketing activities for life. Those are the big decisions. But जिस वक्त पर लोढ़ा कमेटी अपना फैसला सुना रही थी, लगभग तभी दिल्ली की एक कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स के उन 3 प्लेयर्स पर स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस ड्रॉप कर दिए।
हालांकि बीसीसीआई का कहना था कि यह कोर्ट का फैसला है और बीसीसीआई ने जो इन तीनों पर लाइफ टाइम प्रतिबंध लगाया है वो नहीं हटाया जाएगा। हालांकि 2017 में स्कॉटलैंड में आईटी लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए श्रीसंत ने बीसीसीआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जो उनको नहीं मिला। इसके अगेंस्ट श्रीसंत ने केरल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरल कोर्ट ने बीसीसीआई को यह आदेश दिया कि वो श्रीसंत के ऊपर लगे लाइफ टाइम बैन को हटा दे, लेकिन बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती दी। लेकिन 15 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रीसंत का लाइफ बैन हटा दिया और बीसीसीआई को आदेश दिया कि वो अपने फैसले को रिकंसीडर करे। अगस्त 2019 में फाइनली बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि श्रीसंत का लाइफ बैन घटाकर 7 साल कर दिया जाएगा, यानी वो सितंबर 2020 से दोबारा क्रिकेट खेल सकेंगे। बहुत अच्छा लगेंगे और वैसे उन्होंने बोला लाइफ बैन तो हट गया, तो इट्स ओनली 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर्स, वो ऑलरेडी 6 साल 5 नहीं 6 साल होने वाला है, तो ऑलरेडी वो जो भी डिसीजन है वो खत्म हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आईपीएल के सबसे शर्मनाक चैप्टर का अंत हो। पर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुद्गिल कमेटी ने जज साहब को जो सील एनवलप दिया था, यानी जो बंद लिफाफा दिया था जिसके अंदर उन्होंने कुछ नाम लिखे थे और कहा था कि ये नाम सिर्फ आप पढ़िएगा, पब्लिक मत करिएगा, इनमें कौन कौन था? ऑफिशियली तो ये लिस्ट कभी बाहर नहीं आई, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा माना जाता है कि इनमें 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स और 9 खिलाड़ियों के नाम भी शामिल थे। 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम तो बाद में पब्लिक किए गए, जिनके खिलाफ बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई। ये नाम थे राज कुंद्रा, गुरुनाथ मय्यप्पन, श्रीनिवासन और आईपीएल के पूर्व सीईओ सुंदररामन। लेकिन 9 खिलाड़ियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कभी पब्लिक नहीं करी। लॉजिक ये था कि इन खिलाड़ियों के खिलाफ अनवेरिफाइड एलिगेशंस थे और बिना वेरीफाई किए किसी पर एलिगेशन लगाना उसकी रेपुटेशन के खिलाफ जा सकता था। हालांकि कई सारे पूर्व खिलाड़ियों ने और एसोसिएशन के लोगों ने, इनफैक्ट खुद श्रीसंत ने एक बार ट्वीट करके कहा था कि बाकी के 9 खिलाड़ियों के नाम पब्लिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्या किसी बड़े खिलाड़ी को बचाया जा रहा है? तमिलनाडु के पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संपत कुमार की माने तो किटी नाम के एक बुकी ने इल्जाम लगाया था कि आईपीएल में चल रही इल्लीगल एक्टिविटी में भारतीय कप्तान धोनी का नाम भी शामिल है। इस बात का कभी कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन कई लोगों को यह लगता है कि वो 9 खिलाड़ी जिनके नाम मुद्गिल कमेटी ने एक बंद लिफाफे में एक एनवेलप में जज साहब को दिए थे, उनमें से शायद एक नाम धोनी का भी था। अब इन एलिगेशंस को कितना सच और कितना झूठ आप मानते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको आईपीएल के सबसे बड़े घोटाले के बारे में इस वीडियो में बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही क्रिकेट की अनटोल्ड स्टोरीज के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।